साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च की गई है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है। नागालैंड के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम है एस पनग्यानू फॉर्म, इनके द्वारा इस हैंडबुक को लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा है टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो कैंपेन है ये चलाया गया था सितंबर 2019 में, मतलब कि इस कैंपेन की जो शुरुआत है ये पिछले वर्ष सितंबर 2019 में हमारे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा की गई है। और इस कैंपेन का पर्पस क्या है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक अपने देश भारत से टीबी का सफाया किया जा सके, और इसी के पर्पस से अब ये हैंडबुक लॉन्च कर दिया गया है नागालैंड के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इसके जो मंत्री हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि इस मूवमेंट के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके और लोगों को टीबी के प्रति अवेयर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब इसे आप करंट से रिलेट यदि करेंगे तो हाल ही में जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार टीबी के यदि कुल मामले देखे जाए वर्ल्ड में, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में टीबी के जितने मामले हैं इसमें से 26% अकेले ये केवल भारत में ही हैं। तो अब हम जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं नागालैंड की लोकेशन। नागालैंड की कैपिटल तो ये है कोहिमा, मुख्यमंत्री तो ये है नेफ्यू रियो। इसके बाद यदि हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल है RN रवि। अच्छा, नागालैंड से ही रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है। आप लोगों ने हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम जरूर सुना होगा, ये नागालैंड से ही रिलेटेड है। लेकिन इसी साल ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये पहली बार त्रिपुरा राज्य में भी मनाया गया है। नेक्स्ट है, कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए किस देश ने मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है स्लोवाकिया गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए जो कोरोना के मामले हैं ये पूरे वर्ल्ड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाई है, इसलिए ये और चिंता का विषय बना हुआ है। तो कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो स्लोवाकिया गवर्नमेंट है इसने मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा है मास टेस्टिंग, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए मास टेस्टिंग के तहत एक बिल्डिंग या पूरे कैंपस में रैंडम तरीके से लोगों का सैंपल लिया जाएगा, फिर उन लोगों का जो सैंपल लिया गया है उसकी जांच की जाएगी, और यदि जांच में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाई जाती है तो पूरा इलाका सुरक्षित माना जाएगा। मगर इस सैंपल में किसी एक की भी रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आती है तो पूरा इलाका सील कर दिया जाएगा, या जो भी सोसाइटी है उसे सील कर दिया जाएगा ताकि संक्रमण और ना फैल सके। यही है मास टेस्टिंग। तो देखिए जो स्लोवाकिया गवर्नमेंट है इसका ये कहना है कि कोरोना को रोकने का यही एकमात्र तरीका है मास टेस्टिंग, और इसे ही करवाने की घोषणा कर दी है स्लोवाकिया ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं स्लोवाकिया की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। अच्छा देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी वाले पोर्शन में यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, उसी का हम रिवीजन कर लेते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर ये कौन सी है? ये है वोल्गा रिवर। अच्छा, एक और रिवर है जिसका नाम है वोल्टा। तो वोल्गा अलग है और वोल्टा अलग है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो वोल्गा रिवर है ये यूरोप महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी रिवर है, जबकि अभी जो मैंने बताया है वोल्टा रिवर ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। और हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की, तो जो यूरोप महाद्वीप है इसे ही प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीप का प्रायद्वीप ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आप जूम करके भी देख सकते हैं, ऊपर में है आर्कटिक महासागर, फिर यहाँ है अटलांटिक महासागर, और इसके नीचे है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। तीन तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट एलब्रुस, और माउंट एलब्रुस इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रिटिस्लावा, करेंसी है यूरो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं इगोर माटोविक। यहाँ की प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई, इनका नाम है जुजाना कैपुटोवा।
देखिए यहाँ मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड मैप वाला पोर्शन मैंने बंद क्यों कर दिया है। देखिए बंद मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। जहाँ कहीं भी किसी इंपॉर्टेंट कंट्री का डिस्कशन आता है, जैसे कि अभी स्लोवाकिया का डिस्कशन आया, तो हमने पूरे यूरोप महाद्वीप को कवर किया। मतलब कि यूरोप महाद्वीप से सारे रिलेटेड फैक्ट डिस्कस किए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए वर्ल्ड जियोग्राफी का अलग से वीडियो बनाया जाएगा, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें कि हम वर्ल्ड मैप को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। लगभग 25 से 30 लेक्चर में आप लोगों की पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी कवर हो जाएगी। जिसको वर्ल्ड जियोग्राफी का जीरो नॉलेज है उन्हें भी वर्ल्ड जियोग्राफी एकदम बेसिक से समझाई जाएगी, ताकि सारी चीजें उनसे बन सके। तो उसका लेक्चर यदि आप लोग कहेंगे तो अलग से अपलोड किया जाएगा। और बीच बीच में यदि ऐसी कुछ कंट्रीज का डिस्कशन आता है तो उनकी जियोग्राफी हम कुछ ऐसे ही कवर कर लिया करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कपिला अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, इन्हें मैं शिक्षा मंत्री क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले ही जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यानी कि जो MHRD है, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय ही किया गया है। और इसी के द्वारा कपिला अभियान की शुरुआत की गई है। और क्यों की गई है, तो देखिए बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए ये एक अभियान है। और इस अभियान के तहत हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए उच्च शिक्षण संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने कोई इनोवेशन यानी कि कोई आविष्कार किया है या किसी भी नई चीज की खोज की है, तो अपने उस इनोवेशन को पेटेंट कराने के लिए एप्लीकेशन के सही प्रोसेस के बारे में इससे उन्हें जानकारी मिलेगी और वे अधिकारों के प्रति अपने जागरूक भी रहेंगे। तो उन्हें अवेयर करने के लिए इस कपिला अभियान की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा 15 से 23 अक्टूबर को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। भारत और किस देश के बीच सिलेनेक्स 2020 एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। मतलब कि सिलेनेक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है और इन्हीं दो देशों के बीच का ये जो समुद्री अभ्यास है ये आयोजित किया जाने वाला है श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। और ये इस एक्सरसाइज का एडिशन होगा 8वां, तो इसका एडिशन भी आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं श्रीलंका की लोकेशन। श्रीलंका की यदि हम बात करें तो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल ये है कोलंबो। देखिए कोलंबो में ही दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर स्थापित किया गया है जिसका नाम है लोटस टावर। ये तो है कॉमर्शियल कैपिटल। इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल तो ये है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के प्रेसिडेंट ये पिछले साल ही बनाए गए हैं, इनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं महिंद्रा राजपक्षे और ये दोनों ही भाई भाई हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो श्रीलंका है और मालदीव है, ये दोनों ही कंट्रीज, मतलब कि इन दोनों ही कंट्रीज को भी WHO के द्वारा खसरा और चेचक मुक्त डिक्लेयर किया गया है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में दो कंट्रीज हैं, एक तो है श्रीलंका, दूसरी है नेपाल। इन दोनों ही कंट्रीज ने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया इसका नाम क्या था, रावण-1। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत और मालदीव के बीच जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है इकोब्रिन। भारत और म्यांमार के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है इमनेक्स। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच ये तो है समुद्री अभ्यास, एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति। जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है ये भारत और श्रीलंका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि सैन्य अभ्यास है। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है, तो देखिए हमारे जो प्रेजेंट टाइम में गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 22 अगस्त 2021 तक। मतलब कि 22 अगस्त 2021 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। जो अजय कुमार भल्ला है ये 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS ऑफिसर हैं और इन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि 3 ऑप्शन में अजय 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 लिखा हुआ है। तो अजय कुमार भल्ला ये तो है गृह सचिव। अजय कुमार, यदि केवल अजय कुमार लिखा है तो ये है हमारे रक्षा सचिव।
यदि हम अदर सेक्रेटरी को डिस्कस करें तो अजय भूषण पांडे ये कौन है? ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव और राजस्व सचिव, ये दोनों हैं अजय भूषण पांडे। अच्छा, टीवी सोमनाथन ये कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है। एक और सेक्रेटरी का नाम आप याद रख सकते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जो विदेश सचिव हैं ये कौन है? तो ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है, हंस जलधारा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना का पर्पस क्या है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस योजना के तहत उत्तराखंड के लगभग 200 गांव में शुद्ध पेयजल, पेयजल मतलब कि पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। यही है हंस जलधारा योजना। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, इसका नाम है गैरसेन। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये है बेबी रानी मौर्य। अब मैं आप लोगों को उत्तराखंड से ही रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ, जैसे कि देश का पहला हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ का मतलब है स्नो लेपर्ड, तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में ही। भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बनाया जाएगा उत्तराखंड के ही ऋषिकेश में। इसके अलावा भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है यानी कि कवक पार्क ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में ही। और एक और चीज है जो कि करंट से रिलेटेड है, अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा किसको मिला है? तो ये मिला है मादा गोल्डन बर्ड विंग को, जो कि पाई जाती है उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ में। देखिए, जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन नेवी ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण आईएनएस चेन्नई से किया है? तो ये किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। अब देखिए, ऑप्शन में भी तो काफी सारे मिसाइलों के नाम लिखे हैं जो कि करंट से रिलेटेड है, तो इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाता है तो एक साइड मिसाइलों के नाम लिख दिए जाते हैं जैसे कि ये लिखे हुए हैं, और दूसरे साइड में इनके टाइप लिख दिए जाते हैं। इसके बाद मैच करने के लिए कहा जाता है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, इसका टाइप क्या है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुताबिक ये जो मिसाइल है ये ध्वनि की रफ्तार से भी 3 गुना तेजी से वॉर कर सकती है। इसकी रफ्तार है 3457 किलोमीटर प्रति घंटे। मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। अब देखिए, यहाँ मिसाइल की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, इसका टाइप तो हो गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाल ही में शौर्य मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये कैसी मिसाइल है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है शौर्य। हाल ही में रुद्रम मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अच्छा, नाग मिसाइल ये करंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने रखा है। ये कैसी मिसाइल है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक विकास समिति प्लेनरी की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। यदि हम बात करें निर्मला सीतारमन जी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं और अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें टॉप पर तो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। भारत की जो निर्मला सीतारमन जी हैं ये हैं 34वें स्थान पर। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, पिछले वर्ष का जो बजट भाषण पेश किया गया था ये निर्मला सीतारमन जी ने ही पेश किया था, जो कि आजाद भारत का सबसे लंबा बजट भाषण था। इसकी टाइमिंग थी 2 घंटे 40 मिनट की। और जो इन्होंने बजट भाषण पेश किया था इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सबका साथ सबका विकास। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक विकास समिति की बैठक की, तो हम जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, संचालन शुरू हुआ था 1945 से। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का ही हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। डेविड मलपास ये है अध्यक्ष, ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं जो कि बिलोंग करते हैं यूएसए से। इसके अलावा हाल ही में यानी कि
1 या 2 महीने पहले की बात है, जो कार्बिन रेनहार्ड हैं, ये बनाई गई हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य अर्थशास्त्री, जबकि भारत की जो अंशुला कांत है, ये वर्ल्ड बैंक की CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी रिलीज किया गया है, यानी कि मानव पूंजी सूचकांक। और इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो अपना देश भारत है, ये 174 देशों के बीच में 116वें स्थान पर रहा है। तो टॉप पर कौन रहा है? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य के होंगोली में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के होंगोली में, और इसी के लिए मंजूरी दी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, ये अगले 2 साल में मतलब कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसे मंजूरी दी है AAI ने, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन हैं ये है अरविंद सिंह। देखिए, यदि हम AI को करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट ये बना है पुदुचेरी एयरपोर्ट। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ओवरऑल हम वर्ल्ड की बात करें तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये तो है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि स्थित है केरल में। लेकिन AI के द्वारा मतलब कि AAI का 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट ये बना है पुदुचेरी एयरपोर्ट है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं पेमा खांडू, राज्यपाल तो ये हैं BD मिश्रा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का जो पहला रेशम परीक्षण और उत्पादन केंद्र है, ये स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ही। अगला क्वेश्चन है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप्स रिसाइकलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात में। अब यहाँ जो टर्म लिखा है शिप्स रिसाइकलिंग, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रिसाइकलिंग का सिंपल सा मतलब है पुनः चक्रण, मतलब कि किसी चीज को दोबारा से रीयूजेबल बनाना। और यहाँ जहाजों को तोड़ने का मतलब कि जहाजों को तोड़ के इसके पुनः चक्रण का काम किया जाएगा। यही है नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप्स रिसाइकलिंग। इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। इसकी राजधानी तो ये है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल तो ये है आचार्य देवव्रत, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस विक्रम नाथ। अब मैं आप लोगों को गुजरात से ही रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ। पहला तो आप ये याद रखेंगे कि जो KVIC है, KVIC इसका हिंदी में मतलब है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। इसके द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के सुरेंद्रनगर में। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि गुजरात के लोथल में ही भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। तीसरा आप ये याद रखेंगे गुजरात के ही भावनगर में विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। चौथा आप ये याद रखेंगे कि गुजरात के ही महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, एक चीज है जो कि करंट से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व का जो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौना संग्रहालय ये स्थापित किया जाना है गुजरात में ही। इसके अलावा विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये स्थापित किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में, और इसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। इसके अलावा जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के नर्मदापुरम जिले में केवड़िया कॉलोनी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ये भी स्थित है गुजरात में। तो ये है गुजरात से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 फैक्ट जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। अब प्रीवियस लेक्चर का हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है। ये श्रीनगर की घाटी और किसे जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी श्रीनगर की घाटी और लेह को। और देखिए, ये जो जोजिला टनल है ये एशिया की सबसे लंबी रोड टनल भी कहलाएगी, जिसकी लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड फूड डे के मौके पर
कितने रुपए का स्मारक सिक्का रिलीज किया? तो ये रिलीज किया गया 75 रुपए का। जबकि हाल ही में जो राजमाता है विजया राजे सिंधिया, इनकी स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का रिलीज किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अपनी 1 किलो कैटेगरी की किस पनडुब्बी को म्यांमार को सौंपेगा? तो ये सौंपेगा INS सिंधु वीर को। म्यांमार की कैपिटल है नायपीडो, करेंसी है क्याद, यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये हैं विन मिंट। अभी मैंने बताया है म्यांमार और भारत के बीच होने वाली एक्सरसाइज है इम्बेक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया कौन से स्थान पर है? तो इंडिया की रैंकिंग है 94। अर्टन कैपिटल के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 58, टॉप पर है न्यूजीलैंड। करप्शन इंडेक्स में इंडिया रहा है 80 नंबर पर, टॉप पर रहा है डेनमार्क। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में इंडिया रहा है 63rd पोजीशन पर, टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? ये की गई है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा और इसका चार्ज संभाल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। कल मैंने आप लोगों से पूछा था GHI इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, तो ये है 94। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना